प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो, लिबास से पहचानो, तो आज दाढ़ी टोपी या बुर्खा देख के पहचाना जाता है और लोगों को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जब प्रधान जन सेवक है तो उनकी खुद की एक फ़र्ज बनती है कि पूरे भारत देश के नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनकी रक्षा करने का इनके फ़र्ज़ में आता है। तो रक्षा करने की बजाय वो लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। और जब जाहिर मन से ऐसी बातें कही जाएगी तो लोगों के दिल में क्या आएगा? आज हिंदू या मुसलमान कोई भी समाज के लोग हैं, उनके दिलों को इतना ख़राब कर दिया गया है तो वो एक दूसरे को देखते हैं तो डरते हैं। इनके इलाकों में हम जाते हैं तो हमें शक की निगाह से देखा जाता है। तो भारत देश के आज हालात पूरी दुनिया के सामने हैं, क्या हो रहे हैं। और ये जो गांधी का गुजरात था उसको मोदी का गुजरात बनाने के अंदर क्या हाल करके रखा है वो रोज़मर्रा हम मीडिया में देख ही रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि जब चुनाव आते हैं ये वारदातें तो होती रहती है, लेकिन चुनाव के नारे भी बदलाते रहते हैं कि पहले मैं चौकीदार हूँ, उसके बाद जो नारा लगाया गया था 2024 का चौकीदार के बाद ये कहा गया था कि ये मेरा परिवार है। अब जो 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा है मेरा परिवार है उसके ऊपर लड़ा जा रहा है और ये मुस्लिम समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, तो परिवार में गिनती क्यों नहीं होती है मुस्लिम परिवार? वैसे तो मोदी जी क्या सनातन का नारा है वसुदेव कुटुंबकम, और ये कि उसके अंदर भी ये लोग हमें आज ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। जब से बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार के आने के बाद से कायदा व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और रोज़मर्रा लिंचिंग हो रही है कहाँ से। और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद साहब भी मंचों से बूमें पाड़ते हैं, बोलते हैं चीज़ को। साहब सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? मशहूर शायर मरहूम राहत इंदौरी साहब का ये बहुत पुराना शेर, सरहदों पर तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। फ़िलहाल हिंदुस्तान में चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन तनाव शेर अहमदाबाद में है। शेर अहमदाबाद में कुछ दिन पहले विदेशी मुस्लिम स्टूडेंट नमाज पढ़ रहे थे तब हमला हुआ। लास्ट वीक के अंदर वाड़ज के अंदर एक रिक्शा वाले की रिक्शा जला दी। 2 दिन पहले एक रिक्शा वाले मुस्लिम को चाकू मारा और आज एक मुस्लिम बच्चे को उसका ड्रेस देखकर, जब्बा लहंगा देखकर मारा गया है। बेटा तेरा नाम? शाह मोहम्मद सुफिया। क्या हुआ था हादसा? हम लोग वहाँ पे रिवर फ्रंट दुधेश्वर साइड हम लोग रम रहे थे ना, तो हम लोग रेगुलर जाते हैं वहाँ पे। तो आज गए ना तो रमते रमते क्रिकेट रम के हम लोग वहाँ पे बैठे तो बातचीत कर रहे तो एक अंकल है आके, उनको कोई दूसरे लड़कों ने छेड़ा होगा तो आके ने कुछ बोला है, आके सीधा मेरे को मारने लग गए। फिर डंडे से भी मारा, फिर लाफे मारे, फिर मारते मारते वो है ना, फिर हमारे वाला है, फिर हमारे वालों ने छुड़ाया मेरे को। फिर दूसरे एक अंकल है उन्होंने भी उनको मारा। फिर एक पुलिस वाले अंकल जैसे कोई है वो उनको छुड़ा के ले गए। कितने लोग? एक ही अंकल थे कि ज़्यादा लोग? एक अंकल थे और एक आंटी थी। कितने बरस के थे बेटा वो? लगभग 25 के अंदर। और आप कुछ मगजमारी हुई थी कि आपको मारा? आप कुछ बोले थे आप उनको? नहीं। तो आपको मारा जने थे? तुम कितने जने थे? हम 6-7 लोग थे। तो उनमें से खाली तेरे को ही मारा? हाँ, बाकी के सब है ना वहाँ पे आगे भाग गए तो उन्होंने मेरे को पकड़ा था। जब तो बड़े लोगों को बुलाने गए थे दूसरों को। उनके पास गाड़ी थी या क्या था, या पैदल वो लोग आए थे? अंकल जुपिटर थी ब्लू कलर की। वो लोग वहाँ क्या करते थे? वो लोग जिसने तेरे को मारा? मालूम नहीं। तो वो कहाँ से आए थे उस समय? वो हम लोग रिवर फ्रंट के ऊपर साइड बैठे थे, वो नीचे से आए थे। नीचे से आए थे? पैदल ही आए थे? मैंने कोई बातचीत करी तुम्हारे साथ या डायरेक्ट? कुछ नहीं करा, डायरेक्ट मारने लग गए। कभी तुमने उनको कुछ बोला नहीं? हाँ नहीं, हमने वो नहीं बोला। कैसे मारा है? कोई लकड़ी से मारा कि हाथ से मारा? डंडे से मारा था। किस जगह पर मारा है? सर पे मारा था और पीठ पे मारा था। मारने के समय कुछ बोलते थे वो? नहीं, कुछ नहीं बोल रहे थे। कितने लोग थे वहाँ मारने में? एक था। क्या नाम है तेरा? सुफियान। બનાવ મળેલો છે રિવરફ્રન્ટ પર. હવે તમારે જે મેસેજ આપવાનો હોય ત્યાં મેસેજ કન્વેન્ટ કરી દો તમે. ડૉક્ટર તો કેવી રીતે લખાવશે? ડૉક્ટર શું લખાવશે? આ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ છે.
चलो ठीक ठीक करिए ओके नहीं તમે વર્દી તો લખાવી દો બરોબર છે આ પ્રમાણે છે સીફા હોસ્પિટલમાં ચલો અંદર આ અંદર ઓકે રિવરફ્રન્ટ વાળા બી બરોબર છે તત્કાલમાં ઓકે देखो हां वो नहीं बैठा क्या कहते हो नहीं अभी एडमिट कर पहले इनका वो बात हुई ना मैं ये कह रहा हूं कम किया पूरी सारी हाल बात करी कौन किसने मारा था जानते हैं आप उसको कभी देखा है वहाँ पर कल हम लोग जाएंगे वहाँ पर कितने बजे बनाओ अहमदाबाद जो है अब सामाजिक तत्वों का अड्डा बना है और अहमदाबाद जो है अब संवेदनशील विस्तार कहलाता है। यहाँ पर जो है मॉब लिंचिंग की वारदातें कुछ इस तरह की सामने आती है कि हर 2 दिन के बाद में एक मॉब लिंचिंग की घटना सामने आती है। आज दुधेश्वर के रिवर फ्रंट के पास में घटना आई है। 12 साल के जो बच्चे का जो मॉब लिंचिंग हुआ है उसके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ जो सामाजिक आगेवान पॉलिटिकल लोग भी पहुँचे। हम तमाम से बात करेंगे क्या कुछ हकीकत थी और क्या वारदात हुई उस समय पर। जी क्या कहोगे आपका नाम और कुछ? मेरा नाम अब्दुल है और मेरे लड़के का नाम सुफियान है। उसकी उम्र 13-14 बरस के आसपास है। ये लोग रोज़ाना बच्चे वहाँ पर खेलने जाते हैं। मेले के करीब में रिवर फ्रंट दुधेश्वर ब्रिज के पास है। अब ऐसे खेल रहे थे वहाँ पर तो ऐसे एक आदमी आया वहाँ पर जुपिटर गाड़ी लेकर के और आके बोला बच्चों को बोला तुम लोग यहाँ से हटो भागो यहाँ से। बच्चों ने बोला हम तो यहाँ रोज़ खेलते हैं। तो ऐसे वहाँ पर एक लकड़ी पड़ी थी उठा करके बच्चों को उसने मारना शुरू करा। तो 3 बच्चे वहाँ से भाग गए। मेरा लड़का जो था वो हाथ में आ गया और डंडे से उसने मारा और कमर पे भी लगा, फिर हाथ पाँव में भी लगा उसके और सर में ज़्यादा लगा उसको। अभी क्या है कि रोज़ के खेलते ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो बच्चा घर पे आ गया। जब वहाँ पर हम नमाज़ पढ़ने गए थे, रमज़ान का महीना है, अभी नमाज़ बाद हम जहाँ पर बनाव बना तो वहाँ गए तो वहाँ पर वो लड़का जो था बनाव कोई मिला नहीं हमारे को। फिर हम यहाँ पर शिफा हॉस्पिटल में लेके आए। हमने FIR भी करी है और हमारे यहाँ ऐसा कभी आज तक कभी हुआ नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा का सब हमारे यहाँ साथ में रहते हैं। अभी ऐसा हुआ है साल ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे एरिया में ऐसा क्यों हुआ। ये तो भाई कार्रवाई में इसके लिए कर रहे हैं कि आगे कभी किसी और के साथ ना हो, कि इसके लिए क्या है कि कड़क से कड़क कार्रवाई हो। हमने पुलिस स्टेशन में फरियाद भी कर दी है और इसके लिए हमसे उम्मीद है कि भाई कार्रवाई अच्छी से अच्छी हो ताकि आगे ये कोई घटना ना बनाए। क्या उम्र रही होगी आपके लड़के की? कितनी? उसकी उम्र 13 बरस की उम्र है। और उसके साथ वाले भी सब इसमें हाँ, उसके साथ वाले भी उसके आसपास थे तो वो चले गए घबरा के सब। वो नहीं बच्चे को उठा करके लेके आए थे घर पे। और SVP अस्पताल जब ले जाया गया तो वहाँ से उसका इलाज क्या किया गया? वहाँ से यहाँ किस तरह से शिफ्ट किया गया? वहाँ से असल में घर वाले हम बोले कि शिफा के अंदर ले लो यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर हमारा आना जाना तो हम यहाँ लिया है। अभी सर में उसको चोट, अभी उसकी रिपोर्ट वगैरह हो रही है। अब देखो क्या होता है। डॉक्टर साहब ने बोला उनको एडमिट करना पड़ेगा। सर में चोट है, CT स्कैन हो रहा है, एक्सरे भी हुआ है। अब रिपोर्ट आने के बाद मालूम पड़े डॉक्टर। कितना समय हुआ है घटना को? ये 8:30 बजे की बात है आज। और कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई टीम आई यहाँ? नहीं, टीम आई, फ़ोन आया, 2 फ़ोन भी आ गए और फ़ोन भी आया और बोले हम लोग आ रहे हैं। चलिए, ये थे पिता उनके जब जो लड़के के साथ वारदात हुई। और यहाँ पर अहमदाबाद के शहर अध्यक्ष दानिश कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद है AIMIM से। क्या कुछ हकीकत है? हर बार इस तरह से आपका डेलीगेशन आता है, सामाजिक आगेवान आते हैं, तो क्या ये सिलसिला एक जो है फैशन बन जाएगा या इसके ऊपर कोई रोक लगाई जाएगी? देखिए, बात ये नहीं है कि हर बार डेलीगेशन आता है या नहीं आता, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जहाँ तक बात की जाए, हम अपने एक मुकम्मल काम के लिए जाने जाते हैं और उसी की बात करते हैं। चाहे यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे उसके बाद नौजवान के ऊपर चाकू से हमला हो, वाडज वाली घटना हो, या उस्मानपुरे वाली घटना हो, या तमाम चीज़ें जो भी हैं, हम हर बार इस तरीके का प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति करते हैं कि भाई सरकार की जो जिम्मेदारी है वो गैर जिम्मेदाराना रवैया जहाँ इख्तियार करते हैं, तो हम अपने तरीके से उनके ख़िलाफ़ जो कुछ भी कानूनी होता है वो हम करते हैं। आज की जो घटना है ये निंदनीय है। बच्चा बिल्कुल 13-14 साल का बच्चा है और उसके साथ में खेलने वाले भी तमाम जो छोटे बच्चे हैं।
अब दिन प्रतिदिन, जबकि प्रदेश में आचार संहिता लागू है, आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, ये निंदनीय है। और हम लोग आने वाले दिनों में इन चीज़ों को लेकर सख्त पेशकश करेंगे सरकार के पास भी कि ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं। अब तो आप देखिए बच्चे, 14 साल का बच्चा, मतलब आप देखिए बच्चे भी अब तो निशाने पर हैं। तो ये जो दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं, ये क्या सुनियोजित हैं? और अगर सुनियोजित नहीं है तो फिर कौन किस तरह से, मतलब या सरकार के उसमें नहीं है ताबे में कि इस तरीके की चीज़ों को रोका जा सके। दूसरे नंबर की बात है, घटना घटी है रिवर फ्रंट के ऊपर। रिवर फ्रंट जो है वो अपने आप में सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। वहाँ पर CCTV लगे हुए हैं, पेट्रोलिंग रहता है और तमाम तरह की प्राइवेट सिक्योरिटीज़ भी हैं। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है और सिक्योरिटी का ब्रीच ये जो निकल के आया है उसमें छोटे बच्चे, जो मासूम बच्चे, रमज़ान का वक्त है और रमज़ान के अंदर में रोज़े के बाद, तरावी के बाद नौजवान बच्चे जो हैं वो खेलने के लिए रिवर फ्रंट में जाते हैं और इसलिए उनको निशाना बनाया गया। हम मांग करते हैं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके लिए आगे जन आंदोलन करेगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। सर, अब ये ऐसा लग रहा है कि कमिश्नर और DGP से आगे जाकर गृह मंत्री को इसकी रजूआत करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मामले हर 2-4 दिन में सामने आते हैं। देखिए, अभी प्राइमरीली पुलिस स्टेशन में बात हुई है, जैसा कि उन्होंने बताया पीड़ित के पिता ने कि जस्ट अभी प्राइमरीली बात हुई है। अब पुलिस की तरफ से क्या मामला बनता है, अगर ढीली नीति इख्तियार की जाएगी तो ज़रूरत पड़ेगी तो DGP साहब से भी बात करेंगे, कमिश्नर साहब से बात करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो होम मिनिस्ट्री से और चीफ मिनिस्टर से भी मिलने की बात पेशकश की जाएगी इंशाल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसे कैसे देख रही है कि ये पॉलिटिकल स्टंट माना जाएगा? 2024 के इलेक्शन अभी जो है सामने है और ऐसे वक्त पे ये घटनाएं शुरू हो गई। देखिए, प्रदेश की जिस तरह के हालात हैं, आप देखिए कि जिस तरह फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं, आप देखिए चाहे सरकार की तरफ से प्रशासन की जो कार्रवाई करने की जो पद्धति है वो आप देखिए कि आपको जो चाहे जूनागढ़ का मामला हो, चाहे यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे वाड़ज का मामला हो, ये तमाम चीज़ें आप देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग मशरूफ़ हैं उन्हें कहीं ना कहीं निशाने पर बनाया जाता है। आज अगर रोज़मर्रा का काम करने वाला आदमी भी परेशान है और प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम है तो ये तो सरकार की कार्य पद्धति पे सवालिया निशान ज़रूर है इस पर। चलिए, ऐसे दानिश कुरैशी कांग्रेस के काउंसिलर भी यहाँ पर मौजूद है। और कब आप यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ हकीकत थी, क्या देख? मुझे लगभग 1 घंटा पहले पता चला तो मैंने शहीद भाई को फ़ोन किया कि मैंने भाई रामलाल के खड्डे का लड़के का ऐसा बना हो। तो शहीद भाई ने ऐसा बोला कि हम हॉस्पिटल ही पहुँच रहे ले, तो आप हॉस्पिटल ही पहुँचो, सिपा हॉस्पिटल में। तो यहाँ आए सिपा हॉस्पिटल में हम लोग, तो लड़के की ट्रीटमेंट चालू थी, उसके फादर भी यहीं थे और ट्रीटमेंट हुई है इधर। क्या लगता है आपको कि राजनीति के इस दंगल के बीच में अहमदाबाद में पिछले कई दिनों से वारदातें सामने आती है, कांग्रेस के वो जो सेक्युलर नेता कहाँ हैं जो हर बार ये जब मॉब लिंचिंग की वारदातें आती है और कहीं पर वो दिखते नहीं हैं? नहीं, कांग्रेस के इसमें कोई कांग्रेस और बीजेपी के अपनी बात नहीं करते, फिलहाल इंसानियत की बात करते हैं। इंसानियत को अगर मार पड़ेगी तो हम इंसानियत के तौर पे हम खड़े हो जाएंगे, हम कोई पार्टी को नहीं देखेंगे। इंसानियत, अगर कोई हिंदू लड़के को भी ऐसा बना होगा तो हम खड़े रहेंगे, कोई मुस्लिम लड़के का भी बना हम खड़े रहेंगे, इंसानियत मरने नहीं देंगे इंशाल्लाह हम। चलिए, ये वो सेक्युलर पार्टी से काउंसिलर है और आज भी वो सेक्युलरिज्म ज़िंदा है कांग्रेस में कहीं ना कहीं, जिन्होंने कहा कि मानवता के लिए हम हर वक्त खड़े रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हर वक्त अहमदाबाद में और गुजरात में इस तरह की वारदातें सामने आती रहती है। सरकारों के लिए अब कुछ कहने को भी रहा तो नहीं है, लेकिन मुनव्वर राणा का एक शेर अब आपको ज़रूर सुनना होगा और देखना होगा कि अगर दंगाई ऊपर तेरा बस नहीं चलता तो सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। जी, हर तरह जब ये मॉब लिंचिंग की वारदातें होती थी और यहाँ की जो है सामाजिक आगेवान, सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम पार्टियों के डेलीगेशन के युवा जो लोग थे और जेंट्स जो डेलीगेशन होता था उनकी तरफ से तो लोग आया करते थे, लेकिन आज यहाँ ये भी देखने मिला है कि महिला काउंसिलर AIMIM से जैनब शेख भी मौजूद है। पिछले विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं जैनब शेख और रमज़ान का महज महीना चल रहा है अभी तकरीबन 2-2:30 बजे और अभी भी ये यहाँ पर अस्पताल में परिवार के साथ जो खड़े सांत्वना देने के लिए। क्या कुछ हकीकत थी, क्या कुछ सामने आया और पुलिस ने किस तरह से इस मामले को देखा और FIR ली गई?
जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब शेख कॉर्पोरेटर जुहापरा मकतमपुरा वार्ड से। जैसे हमने सुना कि एक मासूम बच्चे के साथ वारदात बनी है कि कुछ लोगों ने उसे मारा है और बेरहमी से मारा है, मूड मार मारी गई है, सर के ऊपर भी उसे मारा गया है, चोटें काफ़ी आई है। तो पहले एसवीपी में ले जाया गया, फिर सिफा में लेके आए हैं। वो बच्चे की हालत थोड़ी डर गया है और काफ़ी मार और चोटें उसको लगी हुई है। फैमिली से भी हमने बात करी, लोगों से पूछा, उसमें हमें पता चला कि वहाँ पे बच्चे रोज़ क्रिकेट खेलते हैं और वो बच्चा भी वहीं पे क्रिकेट खेलता था और अचानक से 2 लोग आए और डंडा लेके उसको मारने लगे। उसमें एक महिला भी थी और इतना मारा कि वो डंडा भी टूट गया और बच्चे की हालत आपने देखी होगी, वो डरा हुआ है और काफ़ी चोटें उसे आई हुई है। तो मेरा सवाल प्रशासन से यही है कि अभी देखा जाए गुजरात में पिछले जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ उसके पहले देखा जाए तो 15 दिन के आसपास से सबसे पहले गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल का जो बनाव बना इतना बड़ा, जिससे हमारी पूरे दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बदनामी हुई। और देखा जाए तो ऑडो के अंदर फिर रिक्शा के अंदर जो हुआ बनाव बना, वहाँ पे मारा मारी रिक्शा जला दी गई। कल एक बच्चे को छुरी मार दी गई और आज देखो तो ये बच्चे को, और इतने मासूम बच्चे को इसने क्या किया होगा, किसी का गुनाह, ये क्या करेगा। बच्चे खेलते हैं, रमज़ान महीना है, रोडों पे बच्चे हमारे खेलते हैं। तो क्या ये गांधी के गुजरात को मोदी का गुजरात बोलते बोलते मोदी के गुजरात को ये लोग ने क्या बना के रखा है। अगर मोदी का गुजरात है तो यहाँ पे इतना आतंक और लोगों के जहन रेडिकुलाइज कर दिए गए हैं, मुसलमान को देखते उन पे हमला किया जाता है और इसके ऊपर प्रशासन चुप है, प्रशासन कोई काम नहीं करता। मैं यहाँ से फिर हम लोग डेलीगेशन लेके पूरा हम यहाँ के तमाम आगेवान सब मिलके हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में जाके हमने बात की वहाँ के PSI सबसे और वहाँ के इन्वे वालों को हम साथ में लेके चले कि भाई इसके अंदर निष्पक्ष तपास हो और FIR दर्ज हो और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं यहाँ के गृह मंत्री हर्ष संघवी जी को कहना चाहूँगी कि आपके रहते हुए गुजरात के अंदर कितनी शांति है, ये हम आज देख रहे हैं। लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो यहाँ की महिलाएं हैं, वो रोडों पे चल नहीं पा रहे हैं और ये कहते हैं कि डंका बज रहा है मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज गया है हॉस्पिटल वहाँ के हॉस्टल के बाद। और ये देखा जाए तो गुजरात में लोग अब आम नागरिक को भी टारगेट किया जाता है। तो ये क्या चाहते हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी तपास होनी चाहिए और इसके पीछे छुपे हुए लोगों को खुला करना चाहिए और निष्पक्ष तपास होनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक दाखिला बिठाना चाहिए समाज के अंदर गवर्नमेंट को, सत्ताधारी पक्ष को, कि जो भी ऐसा काम करेगा तो कायदा कानून है वो उसको साँखा नहीं जाएगा। जैनब जी, पिछले 1 वीक से ये वारदातें होती आ रही है अहमदाबाद में, आप कैसे देखती हो? पहले नाम को देखकर उसको मारा जा रहा था, नाम पूछकर, अब जो है लिबास देखकर मारा गया। जब मन से हमारे मंत्री, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो, लिबास से पहचानो, तो आज दाढ़ी टोपी या बुर्खा देख के पहचाना जाता है और लोगों को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जब प्रधान जन सेवक है तो उनकी खुद की एक फ़र्ज बनती है कि पूरे भारत देश के नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनकी रक्षा करने का इनके फ़र्ज़ में आता है। तो रक्षा करने की बजाय वो लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं और जब जाहिर मन से ऐसी बातें कही जाएगी तो लोगों के दिल में क्या आएगा। आज हिंदू या मुसलमान कोई भी समाज के लोग हैं, उनके दिलों को इतना ख़राब कर दिया गया है तो वो एक दूसरे को देखते हैं तो डरते हैं। इनके इलाकों में हम जाते हैं तो हमें शक की निगाह से देखा जाता है। तो भारत देश के आज हालात पूरी दुनिया के सामने हैं, क्या हो रहे हैं। और ये जो गांधी का गुजरात था उसको मोदी का गुजरात बनाने के अंदर क्या हाल करके रखा है वो रोज़मर्रा हम मीडिया में देख ही रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि जब चुनाव आते हैं ये वारदातें तो होती रहती है, लेकिन चुनाव के नारे भी बदलाते रहते हैं कि पहले मैं चौकीदार हूँ, उसके बाद जो नारा लगाया गया था 2024 का, चौकीदार के बाद ये कहा गया था कि ये मेरा परिवार है। अब जो 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा है, मेरा परिवार है, उसके ऊपर लड़ा जा रहा है और ये मुस्लिम समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। तो परिवार में गिनती क्यों नहीं होती है मुस्लिम परिवार? वैसे तो मोदी जी क्या सनातन का नारा है वसुदेव कुटुंबकम, और ये कि उसके अंदर भी ये लोग हमें, आज ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, जब से बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार के आने के बाद से कायदा व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और रोज़मर्रा लिंचिंग हो रही है कहाँ से। और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद साहब भी मंचों से बूमें पाड़ते हैं, बोलते हैं, चीज़ को उजागर करते हैं कि ये चीज़ों को रोका जाए। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, जिस तरह का देखा जाए कि सत्ता, ये कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, हमारे गुजरात में ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार, राज्य में मोदी की सरकार और यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी इनकी सरकार। जब चारों तरफ से इनकी सत्ता गुजरात में होने के बाद भी ये इनका फेल्योर है कि उपरा चापरी बनाव बन रहे हैं और ये रोक नहीं पा रहे हैं। तो MIM आने वाले दिनों में ये मांग करेगी कि भूपेंद्र पटेल का बुलडोजर ऐसे दंगाइयों पर चले। देखो, बुलडोजर चलाना वो बिल्कुल संविधान के विरोध में है। अगर इंसान गुनाह करता है
तो संविधान के अंदर बहुत सारी ऐसी हमारी आईपीसी के कलमें हैं जिसके तहत उनको जेलों में डाला जा सकता है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी के भी घरों पे बुलडोज़र चलाने से बेहतर है जब मुसलमान कोई गुनाह करता है, नहीं करता, बेकसूर भी होता है, तो उसके घरों पे बुलडोज़र चलाया जाता है। तो इनको खुद को सोचना चाहिए कि जब ऐसे असामाजिक तत्व समाज में आके देश की शांति को ढोड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देश की शांति को भंग कर रहे हैं, तो ये क्या अब ये चीज़ करेंगे? मेरा सवाल है सत्ता से। तो अगर न्याय करते हैं तो दोनों तरफ एक तरफा होना चाहिए। एक तरफा तो है ही नहीं, मोदी जी दो आँखों से देखते ही नहीं है, उनको एक आँख से ही दिखता है। तो अब उनको देखना पड़ेगा कि उनके गुजरात की क्या हाल है। चलिए, ये थी जैनब शेख जो AIMIM से काउंसिलर है, पिछले विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। काफ़ी जो है सवाल खड़े किए हैं सरकार पे। आने वाले दिनों में अब ये तय कर पाएंगे कि सरकार किस तरह से इन मामलों को देखेगी और विरोध पक्ष की आवाज़ों को अब जो है दिल्ली तक सुना जाएगा और ऐसे ही मॉब लिंचिंग की वारदातों पे जो है रोक लगाई जाएगी। काफ़ी सारे सवाल है, सवालों के बीच में आवाम है और रमज़ान का महीना है। SDPI की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। उनके जो युवा साथी है जो FIR के समय पर हर वक्त पहुँचते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो के साथ साथ मुनव्वर राणा के एक शेर को भी ज़रूर देखिएगा कि वो हर वक्त ये कहते रहते थे ऐसे दंगाइयों के लिए कि और सरकारों के लिए, सरकारें चाहे आती जाती रहती है, किनकी भी सरकारें रहें, मुनव्वर राणा कहते थे कि अगर दंगाइयों पर तेरा बस नहीं चलता तो सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। उसी तरह से ये मामले बार बार अहमदाबाद, गुजरात में सामने आते हैं तो सरकार पे काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से मैंने मुनव्वर राणा की बात की, उसी तरह से सरकार पर नामर्द का भी आरोप लगता है। SDPI की टीम जो हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ हकीकत थी? आप लोग गए थे उस वक्त FIR करने, क्या आश्वासन दिया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी सर, देखा गया है कि 5 से 6 दिनों के अंदर कितने सारे अहमदाबाद के अंदर बनाव बन चुके और मामला हमारे सामने है कि पुलिस हर मर्तबा इस मामले के अंदर नाकाम नज़र आती है कि 6-6 घंटे हो जाते हैं, पुलिस FIR लेने के अंदर इतनी देरी करती है। फिर जो धाराएं लगाने की होती है पुलिस वो धाराएं नहीं लगाती। जैसे वाड़ज वाले मामले के अंदर भी देखा गया कि 153 है, जब वो लड़के की रिक्शा को जला दिया गया, उसको धर्म रिलीजन के ऊपर उसको गाली दी गई, उसके बाद भी उसके ऊपर 153 लगाई नहीं। फिर उसके बाद अभी ये मामला कि 12 साल के लड़के को बेरहमी से पीटा गया और उसके बाद अभी उसको हम SVP हॉस्पिटल के अंदर जब उसको लेकर गए फैमिली वाले, तो फैमिली वालों के पास इतना कोई कैपेसिटी नहीं थी कि फैमिली वाले 12,000 भी उसकी फ़ीस भर सके। उसके बाद उसको वहाँ से हम लोग को निकाल कर फिर सिफा हॉस्पिटल में लाना पड़ा कि सरकार की इसके अंदर नाकामी है कि SVP हॉस्पिटल के अंदर गरीब का इलाज तो हो ही नहीं सकता। बात तो वही आई सामने कि आयुष्मान कार्ड की स्कीम क्या बता रहे वो कि रिपोर्ट कराने का चार्ज तुम्हारे को देना पड़ेगा और आयुष्मान कार्ड उसके बाद जब कुछ ऑपरेशन होगा उसके अंदर आयुष्मान कार्ड तुम्हारा काम में आएगा। उसके बाद फिर सिफा हॉस्पिटल के अंदर उसको लेगा, इसकी ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है और पुलिस को भी, पुलिस वालों को भी हम लोग मिल कर आए और पुलिस ने स्टेटमेंट लेके गई है। पुलिस अभी जगह का दौरा करने भी गई है और पुलिस प्रशासन से भी हम ये मांग करते हैं कि आइंदा कोई ऐसा बनाव ना बने, ऐसे गंभीर धाराओं के तहत उस पर FIR की जावे और ऐसे मामलों को रोका जावे। लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवाना है पुलिस की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कायम करना। तो पुलिस को इसमें अच्छे तरीके से काम करना चाहिए और हर संघवी से भी हम ये मांग करेंगे, राज्य के गृह मंत्री है और उनके राज्य में गृह मंत्री रहते हुए इतने सारे बनाव और इतने सारे माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो चुके, उसके बाद अगर ये सरकार अगर काम करे, ऐसी हमारी निवेदन है, ऐसी हमारी आशा है। SDPI ने आवेदन तो बहुत दिए DGP को, कमिश्नर को, लेकिन अब SDPI कब गृह मंत्री के पास पहुंचेगी और सरकार का घेराव करेगी? क्योंकि ये पूरा मामला जो है अब सरकार के पास बैठकर ही सुलझाया जा सकता है। जी, हम लोग अभी ऐसे मामलों को लेकर कमिश्नर साहब को भी एक लेटर देंगे और उस पर कमिश्नर साहब से रूबरू मिलकर बात भी करेंगे, DGP साहब को भी देंगे और गृह मंत्री से भी मिलने की ज़रूरत होगी तो गृह मंत्री से भी हम मुलाकात कर ऐसे मामलों के बारे में मुलाकात करेंगे उनसे।